Goal, nation's leading institute. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं AITS मिन टेस्ट 07 जो कि 24 अक्टूबर को कराया गया था। टेस्ट फिजिक्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या आया था पेपर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप देखेंगे बोल रहा है two batteries of EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 respectively are connected in parallel as shown in figure. Equivalent EMF between A and B will be. Equivalent EMF बताना है। अगर ऑप्शन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपसे बेसिकली रिलेशन पूछ रहा है कि इक्विवेलेंट EMF E1 एंड E2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो चलिए, यहाँ पे दो बैटरीज आपको दिख रहे होंगे, E1 और E2। इंटरनल रेजिस्टेंस एक का R1 है, दूसरे का R2 है। इसका इफेक्टिव वैल्यू हमें लिखने आता है। हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सेल करा है और इफेक्टिव वैल्यू हो जाता है बच्चे E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। एक कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से लिख रहा हूँ, ये आपको पता होगा, ठीक है। ए इफेक्टिव आ गया, इक्विवेलेंट आ गया। अब मेरे को कंपेयर करना है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। इतना तो मुझे पता है, सवाल के अंदर ही दे रखा है कि E2 जो है वो E1 से बड़ा है, ठीक है। अब E इफेक्टिव के बारे में देखते हैं। तो चलो E इफेक्टिव को हम देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से E1 को बाहर निकाल लेता हूँ। E1 को बाहर निकाल लूँगा बच्चे, तो यहाँ पे R2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा E2 बाई E1 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। क्लियर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे सवाल में बोल रखा है कि E2 ग्रेटर दैन है E1 से। इसका मतलब E2 अपॉन E1 जो होगा वो ग्रेटर दैन 1 होगा। तो E2 अपॉन E1 अगर ग्रेटर दैन 1 है तो ये R2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2 ये हो जाएगा बच्चे ग्रेटर दैन 1। इसका वैल्यू जो आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा, है ना, इसका वैल्यू आएगा ग्रेटर दैन 1। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं कि जो E इफेक्टिव है या E इक्विवेलेंट है वो ग्रेटर दैन E1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसी रिलेशन को फिर से इस वाले फॉर्मूले को लिखता हूँ, इफेक्टिव वाले को, तो ये कितना है, ये है E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। फिर से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। इतना तो पता चल गया कि E इक्विवेलेंट E1 से बड़ा है ना। इस बार मैं क्या करता हूँ, E2 कॉमन ले लेता हूँ। E2 कॉमन लूँगा तो ये आ जाएगा R2 इंटू E1 अपॉन E2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो बच्चे, E2 बाई E1 ग्रेटर देन 1 है तो E1 बाई E2 लेस देन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा इसका, ये जो ए वाला पार्ट है, इसका वैल्यू जो आएगा वो लेस देन 1 आएगा। तो E इक्विवेलेंट जो है वो लेस देन E2 हो जाएगा। तो क्लियर हो चुका है, E इक्विवेलेंट जो है वो E1 से बड़ा है और E2 से छोटा है। तो E इक्विवेलेंट जो है वो E1 से बड़ा है और E2 से छोटा है। कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने रिलेशन डिराइव किया और इसमें यहाँ पे E इक्विवेलेंट E1 से बड़ा देखने को मिला, हमें E इक्विवेलेंट E2 से छोटा देखने को मिला। तो कौन सा करेक्ट रिलेशन हो जाएगा? E इक्विवेलेंट जो है वो E1 से बड़ा होगा और E2 से छोटा होगा, और E2 तो E1 से बड़ा है ही, ऑलरेडी हमें पता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। A resistance R is to be measured using a meter bridge. A student chooses the standard resistance S to be 200 ohm. He finds the null point at 5 centimeter. He is told to attempt to improve the accuracy. Which of the following is useful be? Accuracy को improve करने के लिए बोला गया। देखिए बच्चे, मीटर ब्रिज जो होता है वो मोस्ट एक्यूरेट होता है जब नल पॉइंट लगभग मिड पॉइंट पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे
एक्यूरेसी चाहिए तो आर और एस जो है वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, लगभग लगभग इक्वल होना चाहिए, तो ज़्यादा एक्यूरेट हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूं तो आर है, आर को मेजर किया जा रहा है, और एस है स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। तो आर अपॉन एस जो हो जाएगा है ना, L1 मीटर ब्रिज है तो दूसरा हो जाएगा 100 माइनस L1 मीटर ब्रिज का ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब R तो हमें नहीं पता, लेकिन S का वैल्यू दे रखा है। S का वैल्यू है बच्चे 200। S का वैल्यू कितना है 200। L1 कितना है, L1 है 5 और L2 कितना है बच्चे, ये हो जाएगा 100 माइनस 5 तो हो जाएगा 95। तो यहाँ से R अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 200 अपॉन ए 19 हो जाएगा, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। मतलब R जो है, R आया है 10 के आसपास, तो S भी हमारा क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी के लिए क्या होना चाहिए, R और S जो है वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, आसपास वैल्यू होना चाहिए, है ना। तो S को भी हमें क्या रखना चाहिए, अगर मुझे एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो S भी 10 के आसपास होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। He should change S to 2 ohm and repeat the experiment. He should change S to 10 ohm and repeat the experiment. तो सही आंसर मिल गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following characteristic of electrons determines the current in the conductor? Thermal velocity alone, drift velocity alone, neither drift velocity, thermal velocity, both drift velocity and thermal velocity. सवाल क्या बोल रहा है कि जी कि इलेक्ट्रॉन जो है का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स करंट को डिटरमिन करता है, कंडक्टर में करंट किसके वजह से होता है। तो हमें पता है थर्मल वेलोसिटीज तो नहीं होता है बच्चे। अगर थर्मल वेलोसिटी की वजह से करंट होता है ना, तो आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर भी करंट होता, लेकिन होता है क्या, थर्मल मोशन में तो इलेक्ट्रॉन हमेशा होते हैं। कंडक्टर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस ना भी अप्लाई करेंगे तब भी इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन का थर्मल वेलोसिटी होता है, थर्मल एनर्जी की वजह से रैंडम मोशन हो रहा होता है, और इसके वजह से नेट करंट क्या होता है, जीरो, है ना। जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू करता है, तब हमें कंडक्टर के अंदर करंट देखने को मिलता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है बच्चे ऑप्शन नंबर 2, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, the measurement of an unknown resistance Q is to be carried out using Wheatstone bridge. Two students performs an experiment in two ways. The first student takes P का वैल्यू लिया है 20 इन्होंने और R का वैल्यू लिया है 10 पहला स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट क्या करता है बच्चे, P का वैल्यू लेता है 2000 ओम और R का वैल्यू लेता है 1000 ओम। इन द स्टैंडर्ड आर्म बोथ टेक S इक्वल टू 4 ओम। S का वैल्यू क्या लिया इसने 4। बोथ फाइंड Q इक्वल टू, Q सब दोनों क्या कर रहे हैं, Q कैलकुलेट कर रहे हैं, तो Q क्या हो जाएगा P बाई आर इंटू एस, है ना। तो यहां से अगर मैं फर्स्ट के लिए लिखूं तो फर्स्ट के लिए फॉर फर्स्ट स्टूडेंट, है ना, फर्स्ट स्टूडेंट के लिए P का वैल्यू है 20, Q का वैल्यू है 10, S का वैल्यू तो 4 है तो 8 ओम आएगा। फॉर सेकेंड स्टूडेंट, है ना, तो उसके लिए है 2000, है 1000 और इंटू 4, इसके लिए भी 8 ओम आएगा, है ना। तो जो Q का मेजरमेंट करेगा दोनों, वो तो करेगा तो सेम वैल्यू, Q का मेजरमेंट करेगा सेम वैल्यू, है ना। तो बस ऑप्शन देखते हैं तभी कुछ समझ में आएगा। हाँ, द एरर्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर सेम। ये क्या बोल रहा है कि जो मेजरमेंट के अंदर एरर आएगा दोनों स्टूडेंट के लिए वो सेम आएगा। क्या लगता है आपको ऐसा होना चाहिए? नहीं बच्चे, ये डिपेंड करेगा P एंड Q के अंदर एरर पे, है ना। जब उसने 20 ओम मेजर किया तब क्या एरर था, जब उसने 2000 ओम लिया उसमें उसके मेजरमेंट में क्या एरर है, तो इस बात पे डिपेंड करेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया।
है ना। एरर्स ऑफ द मेजरमेंट टू बी डिपेंडेंट ऑन द एक्यूरेसी विद विच P एंड R कैन बी मेजर्ड, ये बात सही है ना। ये जो मेजरमेंट में एरर आएगा, Q के मेजरमेंट में जो एरर आएगा वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि P एंड R कितना एक्यूरेटली मेजर किया गया है। तो यह स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी सही है ना। चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो, एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं सी ऑप्शन। इफ द स्टूडेंट यूजेज लार्ज वैल्यू ऑफ P एंड R, द करेंट थ्रू द आर्म विल बी फीबल, कम हो जाएगा। दिस विल मेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ नल पॉइंट एक्यूरेटली मोर डिफिकल्ट। हाँ बच्चे, करंट सेंसिटिविटी, करंट कम हो जाएगा, करंट सेंसिटिविटी इंस्ट्रूमेंट का घट जाएगा और इसके वजह से नल पॉइंट को मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आएगा। ये भी बात सही है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। व्हीट स्टोन ब्रिज इज वेरी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड हैज नो एरर्स ऑफ मेजरमेंट, तो ये तो गलत हो गया। तो सही ऑप्शन बन रहे हैं बच्चे इसके, करेक्ट ऑप्शन बी एंड सी। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें से कौन सा बन रहा है। तो बी एंड सी ऑप्शन फर्स्ट है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है ना। तो सही आंसर हो जाएगा 4 का 1, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बी एंड सी ओनली, बी एंड सी ओनली, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। फाइव नंबर सवाल पढ़ा जाए। सवाल में क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट अ सेट ऑफ n इक्वल रजिस्टर ऑफ R each are connected in series to a battery of EMF E and internal resistance R. A current I is observed to be flow. Then the n resistors are connected in parallel to the same battery. It is observed that the current is increased by 16 times. What is n? सवाल को पढ़ेंगे तो क्या बोला जा रहा है कि पहले n इक्वल रेजिस्टेंस लिया गया और हर एक का रेजिस्टेंस R है और सबको कनेक्ट किया गया है बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन में। किसके अंदर कनेक्ट किया गया है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। और तब जो करंट आया है वो करंट आया है I। तो I इक्वल टू लिखेंगे, है ना। तो मान लेते हैं सेल का EMF दे ही रखा है, तो सेल का EMF है E, n इक्वल रेजिस्टेंस है, सीरीज में है, तो इसका हो जाएगा NR और प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा, जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है वो फिर से R ही है। तो ये पहला इक्वेशन हो गया बच्चे, ये I हो गया। फिर क्या बोल रहा है? देन n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम बैटरी। अब सेम बैटरी के साथ ये जो n रेजिस्टेंस हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा एक्सटर्नल का? R/N। तो एक्सटर्नल हो गया और इंटरनल तो R ही रहेगा बच्चे, है ना। और करंट कितना हो गया जी? तो करंट बोल रहा है कि 16 टाइम्स हो गया, मतलब 16I हो गया। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? दूसरा इक्वेशन आ गया, है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, डिवाइड कर लो तो 1/16 हो जाएगा। इधर ई कट जाएगा, NR प्लस R, इधर भी NR प्लस R, n ऊपर चला जाएगा, NR प्लस R, ये आ जाएगा NR प्लस R अपॉन N, NR प्लस R, सेम ही चीज आएगा। ये दोनों कट गए, n का वैल्यू हमें क्या देखने को मिल रहा है? 16, है ना। इसको एलसीएम लिया है बच्चे, एलसीएम लेंगे तो NR प्लस R अपॉन N आएगा। NR प्लस R है, डिवाइड करेंगे तो NR प्लस R अपॉन NR प्लस R अपॉन N हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू 16 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, the circuit in a figure shows two cells connected in opposition to each other.
अपोजिटली कनेक्टेड है, मतलब पोलरिटी दोनों का सेम नहीं है, अपोजिट पोलरिटी में दोनों कनेक्टेड है। सेल E1 इज 12 वोल्ट, ये है बच्चे 12 वोल्ट, है ना, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इसका है 3 ओम, इसका बच्चे 6 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस है 6 ओम, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो सबसे पहले तो ये देखो इसमें करंट कैसे फ्लो करेगा। तो देखो ये 12 वोल्ट है ना, और ये 6 वोल्ट है, तो करंट तो ऐसे फ्लो करने वाला है ना, इसमें बनाया हुआ है पहले से, वैसे भी करंट ऐसे फ्लो करने वाला है। करंट कितना होगा जी, तो आई हो जाएगा ई इफेक्टिव अपॉन आर इफेक्टिव, है ना। ई इफेक्टिव अपोजिट पोलरिटी में है तो हो जाएगा 12 माइनस 6 और आर हो जाएगा 6 प्लस 3, तो 12 माइनस 6 अपॉन 9 2 अपॉन 3 आया। क्लियर है। अब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है VAB, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है किसके अक्रॉस, सेकेंड वाले बैटरी के अक्रॉस। अब ध्यान से देखोगे तो सेकेंड वाले बैटरी के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर करंट जा रहा है, इसको बोलते हैं चार्जिंग स्टेट। बैटरी जो है वो चार्जिंग स्टेट में, और जब चार्जिंग स्टेट में होता है बच्चे तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो E2 प्लस IR2 हो जाएगा। डिस्चार्जिंग में होता है तो E माइनस IR, चार्जिंग स्टेट में होता है तो E प्लस IR। तो यहाँ पे E2 का वैल्यू दे रखा है कितना, E2 का वैल्यू है 6 वोल्ट, अब प्लस I का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 2/3 और R का वैल्यू बच्चे 6 ओम है, दोनों 6 था क्या, E2 6 वोल्ट 6 ओम, हाँ ठीक है। तो हो गया 6 वोल्ट प्लस 4 वोल्ट 10 वोल्ट आया, 10 वोल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, तो 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे हम लोग। 7 नंबर, two cells of same EMF E but internal resistance R1 R2 are connected in series to an external resistor R. What should be the value of R so that potential difference across the terminal of the second cell becomes 0? अब यहाँ पे दोनों सेम पोलरिटी में कनेक्टेड है और साथ ही साथ सवाल में बोल रहा है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है। हम लोग जानते हैं इसमें करंट लिख सकते हैं बच्चे, करंट E इफेक्टिव R इफेक्टिव अपॉन R एक्सटर्नल हो जाएगा, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में हम लोग पढ़े हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से करंट हम लोग लिखेंगे तो आई E इफेक्टिव दोनों सेम पोलरिटी में हो 2E हो जाएगा, है ना, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है और प्लस इंटरनल हो जाएगा R1 प्लस R2, ठीक है। ये हो गया बच्चे करंट, ठीक है, ओके। हमें पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वैल्यू ऑफ R बताओ, R का वैल्यू बताओ ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेकेंड बैटरी के अक्रॉस 0 हो जाए। तो देखो यहाँ पे डिस्चार्जिंग स्टेट में दोनों ही बैटरी हैं, क्योंकि करंट ऐसे जाना है तो दोनों क्या है, डिस्चार्जिंग स्टेट में। तो पोटेंशियल डिफरेंस VAB जो भी है, इसको ए पॉइंट बोल देता हूँ, VAB 0 होना चाहिए, सवाल में ऐसा बोल रहा है। और ये VAB हो जाएगा बच्चे E माइनस IR2, क्या हो जाएगा, E माइनस IR2। तो चलो E तो E है, माइनस I हमने इधर लिखा है 2E R प्लस R1 प्लस R2 और इंटू R2। क्लियर है। अब इसको ये क्या होना चाहिए, 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो R प्लस R1 प्लस R2 E, ये हो जाएगा बच्चे R प्लस R1 प्लस, ओह क्या दिक्कत है, R1 प्लस R2, है ना। E तो कॉमन ले लिया मैंने और माइनस ऑफ 2R2 इक्वल टू 0, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट अंदर वाला 0 होगा और अंदर वाला पार्ट 0 होगा। इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं बचा,
है ना। तो ए वाला पार्ट 0 होगा बच्चे, तो इसको इधर लिख लेता हूँ, R प्लस R1 प्लस R2 माइनस 2R2 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा R प्लस R1 माइनस ऑफ R2 इक्वल टू 0। R इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, ये आया। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, R2 माइनस R1। क्लियर है। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, 8 नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 8, अ रूम हैज AC run for 12 hours a day at a voltage of 220 volt. The wiring of the room consists of copper of 1 mm radius and length 20 meter. Power consumption per day मतलब 12 आवर में, 12 आवर में कितना पावर कंजप्शन है बच्चे, 33 कॉमर्शियल यूनिट, है ना। तो पावर कंजम्पशन है ना, कंजम्पशन, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ये दे रखा है इन 12 आवर्स, ये दे रखा है 33 कॉमर्शियल यूनिट। कॉमर्शियल यूनिट होता है किलो वॉट आवर, है ना। तो पावर अगर लिखना है कितना पावर है, तो पावर हो जाएगा बच्चे 33 किलो वॉट आवर अपॉन कितने आवर में हुआ है, 12 आवर में। तो ये पावर आ गया, तो आवर से डिवाइड कर दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया। तो एनर्जी था, एनर्जी अपॉन टाइम करते हैं तो क्या हो जाता है, पावर, है ना। इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट होता है एनर्जी के टर्म्स में होता है। तो एनर्जी जो 33 कॉमर्शियल यूनिट लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में एनर्जी है। कितना है, 33 किलो वॉट आवर। इसको हमने आवर से डिवाइड कर दिया तो हमें यहाँ से पावर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 33 किलो वॉट। किलो वॉट मतलब 10⁻³ वॉट, ठीक है। और अपॉन 12 भी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मैं बता देता हूं आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 33/12, ये आएगा 2.75 इंटू 10⁻³ मतलब कि 2750 वॉट। ये पावर आया। अब हम लोग जानते हैं पावर क्या होता है, पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो यहाँ से हम लोग I लिख सकते हैं और ये हो जाएगा P/V। P दे रखा है अपना पावर, अभी कैलकुलेट किया है, ये है 2750 अपॉन V है 220। अब इसको सॉल्व कर देता हूँ बच्चे। अब इसको सॉल्व करूँगा तो आएगा 220, ये आएगा 12.5 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 12.5 एम्पियर। अब हमसे पूछ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट गोज इनटू द जूल हीटिंग इन द वायर। तो वायर में पावर लॉस जो है बेसिकली वो हो जाएगा I²R, और R I तो हमें पता है 12.5 हो गया स्क्वायर, R हो जाएगा बच्चे रो 2 इंटू 10⁻⁻8, L कितना है 20, A πr² लिखेंगे तो पाई 1 mm 10⁻³ का स्क्वायर 10⁻⁻6। ये पावर लॉस हुआ, है ना। और फ्रैक्शनल लॉस, फ्रैक्शन पूछ रहा है, फ्रैक्शनल लॉस, तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है 19.9 समथिंग, है ना। हमने सॉल्व करा है तो मैं बता देता हूँ आपको ये कितना आता है। ये आता है बच्चे, हाँ 19.9 जूल सेकेंड, ये आएगा 19.9। अब फ्रैक्शनल लॉस अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा लॉस
अपॉन पावर, पावर जो कंजम्पशन हुआ है उसमें कितना लॉस हुआ, तो ये हो जाएगा 19.9 अपॉन पावर कितना था जी 2750, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं तो भी बता देता हूँ क्या आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, है ना, परसेंटेज में पूछ रहा था क्या, परसेंटेज फ्रैक्शनल लॉस, परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज में दे रखा है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये आता है बच्चे इंटू 100 करेंगे तो ये आता है 0.72%। कितना आएगा 0.72%। क्लियर है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। तो 8 नंबर का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, है ना। बाकी कैलकुलेशन है, प्रोसेस तो आप समझ ही गए कैसे करना है सवाल को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9। नंबर, 2 charged particles traverse identical helical path in completely opposite sense in a uniform magnetic field B equal to B naught I। अच्छा, आइडेंटिकल हेलिकल पाथ कवर किया है। हेलिकल पाथ में हम लोग जानते हैं R हो जाता है mv sin थीटा अपॉन QB, है ना, या इसको हम लोग mv परपेंडिकुलर अपॉन QB भी लिखते हैं। और पिच जो होता था, दो ही चीज है, ये दोनों आइडेंटिकल होना चाहिए तभी आइडेंटिकल पाथ होगा। पिच होता था बच्चे 2 पाई m v पैरेलल अपॉन QB, है ना, इसको भी cos थीटा भी लिखते हैं, 2 पाई m अपॉन QB v cos थीटा। अब देखो, दो चार्ज पार्टिकल जो कि सेम वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है, ऑब्वियस सी बात है तभी होगा, है ना। आइडेंटिकल पाथ कवर कब करेगा, दोनों में कॉमन चीज क्या दिख रहा है आपको, m अपॉन क्यू, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है m अपॉन क्यू, है ना। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ये सब कांस्टेंट है। तो आइडेंटिकल पाथ दो चार्ज पार्टिकल कवर करेंगे, उसके लिए m बाई क्यू रेशियो या q बाई m रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो q1 बाई m1 शुड बी इक्वल टू q2 बाई m2। अब दोनों अपोजिट सेंस में है, क्या है, अपोजिट सेंस में, मतलब एक पॉजिटिव रहा होगा और एक नेगेटिव रहा होगा, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चे, q1 बाई m1 प्लस q2 बाई m2 इक्वल टू 0। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। बायट-सावर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट, ये तो ऑप्शन देखिए कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है इससे मोशन कर रहा है, कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड किधर कैलकुलेट करेगा, किधर प्रोड्यूस करेगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। तो 10 का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट, ग्यारह नंबर, अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड इन अ x बाई प्लेन। हाँ देखो, x बाई प्लेन में एक लूप रखा हुआ है ना। इसमें ए x एक्सिस हो गया, बाई एक्सिस हो गया, z एक्सिस बाहर की तरफ होगा बच्चे, ये x है और ये y है ना। अभी इसका अगर मैग्नेटिक मोमेंट हम लोग लिखें, मैग्नेटिक मोमेंट, एक करंट कैरी कर रहा है I, रेडियस है r, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है I इंटू ए, बाहर की तरफ होगा k में, तो हो जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर के कैप। अब आगे सवाल में क्या बोल रहा है कि इसका हाफ पार्ट, ऊपर वाला हाफ पार्ट जो है बेंड कर दिया गया। अब वो मैं आपको करके नहीं दिखा सकता, ऐसे समझो, ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे बेंड हो गया, है ना। तो एक तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ आएगा, है ना, और एक बाहर की तरफ आएगा। मतलब ये इनिशियल था, बाद में मैग्नेटिक मोमेंट हो गया नया, m डैश बोल देता हूं, वो हो जाएगा I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, एक जे कैप में चला जाएगा और एक I इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2
के कैप में चला जाएगा, है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका अगर मैग्नीट्यूड हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा √2 I पाई आर स्क्वायर बाई 2, है ना। तो देखो पहले मैग्नेटिक मोमेंट था I इंटू पाई आर स्क्वायर, बाद में हो गया √2 इंटू आई पाई आर स्क्वायर बाई 2, मतलब I पाई आर स्क्वायर बाई √2 घट गया ना, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। बाकी सारे ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड बच्चे चेंज होगा, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। क्या होगा, घटेगा, तो दूसरा ऑप्शन इंक्रीजेज बोल रहा है तो भी गलत हो जाएगा। द मैग्नेटिक मोमेंट डज नॉट चेंज, ये गलत हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, घटेगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, an electron is projected with uniform velocity along the axis of current carrying long solenoid, which of the following is true। अब देखो बच्चे, सोलेनॉइड के अंदर आप लोग जानते ही होंगे, सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सिस के अलॉन्ग ही होता है। अगर एक्सिस के अलॉन्ग ही किसी इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट कर दोगे तो V और B क्या हो जाएगा, पैरेलल, और V और पैरेलल हो जाएगा तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB साइन थीटा, है ना। थीटा हो गया 0 तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, 0। तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है तो वेलोसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है। तो 12 का सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, A circular current loop of magnetic moment M is in arbitrary orientation in an external magnetic field B. The work done to rotate the loop by 60 degree about an axis perpendicular to the its plane. यहाँ ध्यान से देखो, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है, एक सर्कुलर लूप है, एक लूप है, ठीक है बच्चे, है ना। ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर लूप है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट दे रखा है m है। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ओके। अब इसको रोटेट करा जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, b मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ना। हम लोग जानते हैं हमें लिखना है वर्क, क्या लिखना है, वर्क, है ना। तो वर्क होने के लिए क्या हो जाएगा, MB1 माइनस कॉस थीटा, यही होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये वर्क होता है। अब देखो यहाँ पे, यही तो फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़ो। द वर्क डन टू रोटेट द लूप बाई 60 डिग्री अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द इट्स प्लेन। अब इस एक्सिस के अबाउट इसको मैं ऐसे रोटेट भी कर दूंगा 60 डिग्री से, 60 डिग्री से, तो क्या मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल बदल गया, नहीं। तो बच्चे थीटा एक्चुअली में 0 डिग्री है। ध्यान से आप सवाल को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 60 डिग्री बेकार का है। इससे कोई ऐसे रोटेट करने से, ऐसे अगर रोटेट करेंगे लूप को तो मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज नहीं होगा, और एंगल चेंज नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो 13 का करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फोर्टीन नंबर, कंसिडर अ वायर कैरिंग अ स्टेडी करंट I placed in a uniform magnetic field B perpendicular to its length. Consider the charge inside the wire. It is known that magnetic force do no work. This implies that motion of charge inside the conductor is unaffected by B since they do not absorb energy. एक गलत बात है, unaffected तो नहीं होगा, एक हॉल इफेक्ट होता है, पढ़ा होगा आपने। Some charges inside the wire moves to the surface as a result of B. देखो बच्चे, ये वायर है और इस वायर को मान ले तूने क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। वायर
करंट कैरी कर रहा है। करंट कैरी कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बच्चे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, हॉल इफेक्ट बोलते हैं इसको। और फोर्स लगने की वजह से इलेक्ट्रॉन एक साइड सरफेस पे अपीयर हो जाएगा, एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो क्रॉस सेक्शन मतलब इसके इस एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है, सम चार्ज इनसाइड द वायर मूव टू द सरफेस ऑफ अ सरफेस एज अ रिजल्ट ऑफ बी, सही बात है, ये सही बात है, स्टेटमेंट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी, नो वर्क इज डन बाय द फोर्स, गलत बात है, ये भी गलत बात है ना। वायर अगर मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो वर्क तो होगा ही ना जी, वर्क तो होगा ना। अब तुम बोलोगे सर, तुम्हारा सवाल एक ये आ सकता है कि सर मैग्नेटिक फोर्स तो वर्क नहीं करता है। बच्चे, मैग्नेटिक फोर्स मूविंग चार्ज पे वर्क नहीं करता है, क्योंकि मूविंग चार्ज का वेलोसिटी और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, वायर पे कर सकता है। क्लियर है? तो इस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर देता हूँ। तो सी गलत है। इफ द वायर मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बी, नो वर्क इज डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द आयंस। आयंस बच्चे फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड आयंस, है ना। आयंस जो है वो फिक्स्ड है, तो ये जब ये मोशन ही नहीं कर रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा। अब मैग्नेटिक फोर्स ही नहीं लगेगा तो वर्क भी नहीं होगा, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क भी नहीं होगा, तो स्टेटमेंट सही है। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा बी एंड डी। बी एंड डी किसमें है? ऑप्शन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है बच्चे? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर, हाँ, एक कॉमन सा सवाल है, बहुत बार आपने देखा होगा, बनाया भी होगा। अ चार्ज पार्टिकल would continue to move with a constant velocity in a region where electric field 0, magnetic field not 0। ये पॉसिबल है ना। इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन हो सकता है। इसमें कब होगा बच्चे? जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल वेलोसिटी हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। तो ये पॉसिबल है, ये वाला सही है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो, ये वेलोसिटी सेलेक्टर वाला केस हो जाता है जब v इक्वल टू ई बाई बी हो जाता है और वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। उस केस में ऐसा एक सिचुएशन बनता है जब डिफ्लेक्शन नहीं होता है, तो ये भी पॉसिबल है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, ये पॉसिबल नहीं है बच्चे। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है तो वो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। इसमें क्या हुआ? इसमें जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है उतना ही मैग्नेटिक फोर्स लगता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, इस वाले केस में इसमें तो दोनों ही नहीं है, तो दोनों ही फोर्स नहीं होगा, और दोनों ही फोर्स नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। मतलब 3 पॉसिबल हैं, इसमें भी पॉसिबल है, इसमें भी पॉसिबल है और उसमें भी पॉसिबल है। तो ए बी डी, इसमें ऐसा हो सकता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी हो, तो ए बी डी सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। सही ऑप्शन क्या है बच्चे? ऑप्शन नंबर 1। तो 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं 16 नंबर। A multi-range voltmeter can be constructed by using a galvanometer circuit as shown in figure. We want to construct a voltmeter that can measure 3 volt, 30 volt, 300 volt using a galvanometer of resistance 30 ohm and that produces maximum deflection for current of 1 milliampere. Find R3 that has to be used, है ना। अब इसमें करंट दे रखा है, इसमें जो मैक्सिमम करंट जा रहा है वो जा रहा है 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे 3 वोल्ट मेजर हो, यहाँ पे 30 और यहाँ पे 300, है ना। इस तरह का हमें कंस्ट्रक्ट करना है, अलग अलग रेजिस्टेंस लगा के। हमसे पूछ रहा है कि बताओ फाइंड R3, ये वाला। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो जाएगा जी? यहाँ 300, यहाँ 30, तो इसके अक्रॉस 270 होना चाहिए, है ना। तो हम लोग लिखेंगे I इंटू R3 इक्वल टू 270। I कितना है? 1 मिली एम्पियर,
R3 इक्वल टू 270, तो R3 इक्वल टू 270 इंटू 10 टू द पावर 3 ओम। R3 आ गया, R3 270 इंटू 10 टू द पावर 3, 270 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, चलिए। 17 नंबर, along a straight wire carrying a current of 40 ampere rests on a table as shown in figure. Another wire PQ of length 2 meter, mass 2 gram, carries the same current but in opposite direction. The wire's PQ is free to slide up and down. To what height PQ will rise? अच्छा, तो देखो बच्चे, इस वायर पे नीचे की तरफ लगेगा ऑब्वियस सी बात है वेट mg, और ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स है ना। तो ये मैग्नेटिक फोर्स किसको बैलेंस करना चाहिए? mg, और ये मैग्नेटिक फोर्स हो जाता है म्यू नॉट I1 I2 दोनों में सेम करंट है, तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, डी मतलब ये हाइट h हो गया, 2 पाई h, और इनटू लेंथ, लेंथ कितना है? लेंथ दे रखा होगा, लेंथ है बच्चे 2 मीटर, L लिख देता हूं, ठीक है, इक्वल टू mg, है ना। तो यहां से मेरे को कैलकुलेट करना है h, तो h हो जाएगा म्यू नॉट I1 I2, h इधर ले आया, इंटू L, म्यू नॉट I1 I2 L अपॉन 2 पाई mg। क्लियर है बच्चे? ये फॉर्मूला आ चुका है, अब हमें बस वैल्यूज पुट करने हैं। म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। I1 I2 सेम है और करंट है 40, तो 40 इंटू 40, और ये दे रखा है L 20 नहीं 2, सॉरी ये है 2, पॉइंट लगा देता हूं, है ना, ये 2 है बच्चे, ठीक है, अपॉन 2 पाई mg हो जाएगा 2 ग्राम है, 2 ग्राम, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -3 और इंटू 10। अब 2 से 2 कट गया, 4 पाई से 2 पाई 2, 2 से 2 गया, 4 इंटू 4 16, दूना 32, 4 16 दूना 32, तो हो गया 40, 4 4 4 8, 4 4 16 दूना 32, 32 लिख लेता हूँ, 10 टू द पावर -5, ऊपर हो गया 10 टू द पावर -5 और 10 टू द पावर 2। कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख रहा? नहीं नहीं नहीं, सही लिखा हुआ है सब। हाँ, तो 32 इंटू 10 टू द पावर, 10 टू द पावर का कर लेते हैं बच्चे -7 और 2 माइनस हो गया -5 और -2 -3, है ना। तो 32 mm है, 32 mm को 3.2 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3.2 सेंटीमीटर। ऑप्शन तो है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? तो 17 का करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा, मैग्नेटिक फोर्स वेट को बैलेंस करेगा। सिंपल सा सवाल है। अगला सवाल करेंगे हम लोग 18 नंबर। हाँ ओके, अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है बच्चे। इस सवाल में एक्चुअली में कोई ऑप्शन नहीं है जो मैच करेगा, तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, क्या आंसर आएगा वो भी बता देता हूँ, लेकिन इनमें से कोई भी आंसर मैच नहीं करेगा। A 50 turns rectangular coil ABCD is hung from one arm of balance. A mass of 300 gram is added to other arm to balance the weight of the coil. देखो इधर कुछ हैंग कर रखा है, इधर हैंग कर रखा है, अभी दोनों बैलेंस्ड कंडीशन में है। दोनों क्या है? बैलेंस्ड कंडीशन में है ना, और ये बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे है ना। तो बैलेंस रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि ये सेम डिस्टेंस पे है,
तो जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगना चाहिए, है ना। तो टॉर्क दोनों तरफ बराबर हो जाएगा और बैलेंस रहेगा, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन ये है, बिल्कुल बैलेंस्ड है सब कुछ। अब क्या बोल रहा है, बैलेंस कैसे किया गया है, इधर 300 ग्राम का वेट लगाया गया है इसके वेट को बैलेंस करने के लिए। क्लियर है, इतना बात क्लियर है। अब इसके आगे से सवाल शुरू होता है और आगे से ही हमें काम करना है ना। अब क्या बोल रहा है कि अ करंट ऑफ 12 एम्पियर पासेस थ्रू द कॉइल एंड अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 1.5 टेस्ला। तो बोल रखा है यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो 1.5 टेस्ला है और इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो 12 एम्पियर है और ये जो कॉइल है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 50 है, ठीक है बच्चे। और ये जो वायर मैग्नेटिक फील्ड में है इसका लेंथ है 2 सेंटीमीटर। लेंथ कितना है, 2 सेंटीमीटर, मतलब 0.02 मीटर, ठीक। तो बोल रहा है कि एडिशनल मास कितना अटैच करें इस साइड में, एडिशनल मास कितना अटैच करें कि ये बैलेंस रहे, है ना। कितना मास अटैच करें, तो देखो बच्चे जितना इधर फोर्स लग रहा है उतना ही इधर वेट होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो इधर वेट मान लेते हैं m मास अटैच किया तो वेट कितना हो जाएगा mg, और इधर फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स जो होता है वो कंडक्टर पे होता है BIL। अब चूंकि n टर्न्स है तो n भी मल्टीप्लाई होगा BIL, और चूंकि n टर्न्स है तो हर टर्न पे तो फोर्स लगेगा ना, हर एक टर्न पे फोर्स लगेगा। तो यहां से हम लोग m लिख सकते हैं, ये हो जाएगा BILN अपॉन G। अब वैल्यू पुट कर देता हूं, B है 1.5, I है 12, N है 50, L है 0.02, G का वैल्यू है 10। G का वैल्यू कितना है 10, तो एक कट गया, है ना। अब इसको ये हो जाएगा बच्चे 18, 90 और इंटू 0.02, तो ये आ जाएगा 1.8 kg, जो कि ऑप्शन नहीं है, ग्राम है, kg नहीं है, ग्राम है। क्लियर है, कितना आएगा बच्चे 1.8 kg, ठीक है। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया 18 हो गया, 18 इंटू 5 90 हो गया, 90 इंटू 0.02 ये हो जाएगा 1.8। कितना हो जाएगा 1.8 और मास आएगा केजी में। तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है, आंसर क्या हो जाएगा एक्चुअली में 1.8 केजी। क्लियर है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर तो है ही नहीं तो इसमें मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा क्या, है ना। इसमें कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा 1.8 केजी। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल के तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर, a heating element using nichrome connected to a 240 volt supply draws an initial current of 4 एम्पियर, है ना। तो यहाँ से 4 एम्पियर विच सेटल्स आफ्टर फ्यू सेकेंड्स टू अ स्टेडी करंट 3.2 एम्पियर। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 20 पे कर रहे थे परफॉर्म, तो रेजिस्टेंस दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे कैलकुलेट निकालेंगे, तो 240 वोल्टेज अप्लाई किया था और 4 एम्पियर करंट था तो 60 ओम था बच्चे। और थीटा टेम्परेचर पे, अब टेम्परेचर बढ़ा, नाइक्रोम वायर है, टेम्परेचर क्या होगा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा बदल जाएगा। बदल के कितना हो गया भाई कुछ देर बाद, तो हो गया 240 अपॉन 3.2, ये आ जाएगा बच्चे 75, है ना। अब हम लोग जानते हैं आर थीटा हो जाएगा क्या, आर थीटा पे लिखना है तो R21 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। तो आर थीटा हमें पता है 75, ये पता है 61 प्लस अल्फा का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा बच्चे, मान लेते हैं टेम्परेचर हो गया थीटा -20,
है ना। तो ये हो जाएगा 5/4 है ना, और ये हो जाएगा 1 + 2 × 10⁻⁻4 थीटा -20। यहाँ से फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1.25 - 1 0.25। थीटा -20 का वैल्यू हो जाएगा, इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1250। थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1270। सही आंसर हो जाएगा बच्चे 1270 डिग्री सेल्सियस, 1270 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर कंडक्टर इज, n दे रखा है, n का वैल्यू है 8 × 10⁻28 पर मीटर क्यूब। हाउ लॉन्ग डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट वन एंड ऑफ अ वायर टू अ अदर एंड ऑफ अ वायर। टाइम पूछ रहा है बच्चे, टाइम हो जाएगा L/VD। ठीक है, L/VD। अब क्या क्या दे रखा है, VD कैसे लिखेंगे? तो VD हो जाएगा I/NEA है ना, तो T हो जाएगा L × NEA/I। L का वैल्यू दे रखा है क्या? L का वैल्यू बच्चे 5 मीटर है। n का वैल्यू दे रखा है 8 × 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -19। क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दे रखा है, अच्छा बात है, 2.5 × 10⁻⁻6। और करंट तो दे ही रखा है 4 एम्पियर है ना। तो ये 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा 16 × 25, 250, 150, ये 4 हो जाएगा। 4 × 4 वाला आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं। 20 का ऑप्शन नंबर बच्चे 2 आएगा, 20 का ऑप्शन नंबर 2 आएगा। सही बात है, 4 आ रहा है, मैंने देख लिया। 4 × 10⁻4 सेकेंड है ना। क्लियर है, समझ गए होंगे। टाइम डिस्टेंस अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला से हम लोग पुट कर लिए, सॉल्व कर लिए, आसान सवाल था। अगला सवाल देख लेते हैं 21। A closely bound solenoid 60 cm long has 6 layers of winding, 500 turns each. The diameter of the solenoid is 2 cm. If the current carried 12 ampere, estimate the magnitude of magnetic field. देखो बच्चे, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0Ni। μ0 हो जाएगा 4 पाई × 10⁻⁻7 μ0 का वैल्यू। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 6 लेयर है, हर एक में 500 है, मतलब 3000 टर्न्स है। कितना में? 60 सेंटीमीटर में, तो 0.6। आई कितना है? 12 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 पाई 2 × 6 हो जाएगा। देखो बच्चे, और ये हो जाएगा 4 तो 10⁻⁻3, 24 पाई × 10⁻⁻3, 72 के आसपास आएगा ये 10⁻⁻3 है ना। ये मैंने अंदाजतन लिखा है 72, तो 75 आएगा है ना। तो हो जाएगा 7.5 × 10⁻⁻2 टेस्ला है ना। इसको मैंने ऐसे ही अप्रॉक्सीमेटली लिखा था, आप एग्जैक्ट मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ रहा है, 7.5 के आसपास आएगा। और करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर 3। ये सॉल्व करने वाली बात है, सॉल्व कर लीजिए। अगला सवाल
अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 22 नंबर क्या बोल रहा है 22 नंबर के अंदर? A circular coils of 80 turns and radius 4 centimeter carrying a current 8 ampere is suspended vertically in a uniform magnetic field of magnitude 2 Tesla. The field lines makes an angle 60 degree with the normal of the coil. Calculate the magnitude of counter torque must be applied. टॉर्क हो जाता है एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी है ना, एम बी साइन थीटा है ना। अ सर्कुलर कॉइल 80 टर्न्स, रेडियस 4, कैरिंग अ करंट 8, सस्पेंडेड वर्टिकली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो लिख सकते हैं हम लोग, तो आई हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर 16 इंटू 10 टू द पावर -4, तो आई हो गया, ए हो गया और इंटू एन, एन 80 हो जाएगा। ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक फील्ड इज 2 एंड साइन 60 डिग्री है ना। ये बेसिकली मैं जो लिखा हूं बता देता हूं, आई ए एन बी साइन थीटा, यही लिखा हुआ है। ए आई हो गया, ए हो गया, एन हो गया, बी हो गया, साइन थीटा हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए है ना, वह सॉल्व करके ही पता चलेगा। जो वैल्यू आता है वो मैंने कर रखा है, मैं एक बार बता देता हूँ कितना वैल्यू आता है इसका। इसका वैल्यू आता है बच्चे क्वेश्चन नंबर 22, ये आ जाएगा आपको 5.57, ठीक है, ये आ जाता है 5.57। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.57। अब कर सकते हैं ऐसे भी है ना, अंदाज से भी करेंगे तो ये हो जाएगा √3 1.7/2, तो 1.7 मतलब 0.85, 0.9 के आसपास है, तो 0.9 इंटू 1.8 बहुत लंबा है, बिना कैलकुलेट किए हुए, मल्टीप्लाई किए हुए ऐसे ही बता पाना आसान नहीं है ना। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आता है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं हम लोग। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन and other is labeled as reason. Assertion: a electron in a certain region of uniform magnetic field is moving with constant velocity in a straight line path. A electron in a certain region of uniform magnetic field is moving with constant velocity in a straight line path. पॉसिबल है, ऐसा होता है। ऐसा कब होता है? जब वेलोसिटी पैरेलल हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। The magnetic field in that region is along the direction of velocity of electron. अरे तो वही बात बोल दिया, तो बिल्कुल सही है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे 1। क्या हो जाएगा? 1। अगला सवाल देखते हैं 24. A uniform metallic wire carries a current of 3 ampere. When 6 volt battery is connected across it, तो यहां से हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म मेटालिक वायर 3 एम्पियर जब 6 वोल्ट का बैटरी था, तो 6/3 2 ओम हो गया। द मास ऑफ यूनिफॉर्म मेटालिक वायर, मास दे रखा है वायर का 36 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, और डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी इज 9 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से वॉल्यूम लिखेंगे, तो मास अपॉन डेंसिटी, तो 36 इंटू 10 टू द पावर -3, 9 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया तो ये 4 टाइम्स इंटू 10 टू द पावर -6 हो जाएगा। वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम पता है, आर पता है, हमसे क्या पूछ रहा है?
रेजिस्टिविटी भी दे रखा है, रो भी दे रखा है, द लेंथ ऑफ द वायर, रो भी दे रखा है बच्चे 2 × 10⁻⁻8 ओम। हमसे लेंथ ऑफ वायर पूछ रहा है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। आर इक्वल टू क्या होता है बच्चे, रो एल बाई ए। क्या करते हैं, एल ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो रो एल स्क्वायर, नीचे क्या हो गया वॉल्यूम, एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया वॉल्यूम, है ना, ये हो गया आर। यहाँ से एल स्क्वायर हो जाएगा आर इंटू वी अपॉन रो, एल हो जाएगा रूट अंडर आर वी अपॉन रो। सब कुछ कैलकुलेट कर रखा है हमने, आर कैलकुलेट किया आया 2, वी कैलकुलेट किया 4 × 10⁻⁻6, रो रेजिस्टिविटी है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, डी लिख देता हूँ, ये डेंसिटी है, क्योंकि दोनों को रो लिख दूंगा कंफ्यूज हो जाओगे, डी डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेजिस्टिविटी डालेंगे 2 × 10⁻⁻8, तो 4 का आ गया 2 और ये 10 का पावर 10 बाहर आएगा 20 मीटर। सही आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चल मूव करेंगे। चलिए 25 नंबर। In a meter bridge experiment, null point is obtained at 30 cm from one end of the wire when resistance x is balanced against another resistance y, है ना। तो x by y, है ना, मीटर ब्रिज में बच्चे जो आया है वो 30 आया है, तो x by y 30। अब इसमें बोल रखा है कि y बड़ा है, तो y के लिए लेंथ भी बड़ा होगा, तो एक 30 है, मीटर ब्रिज क्या होता है 100 सेंटीमीटर का, तो अगर 30 मिल रहा है तो दूसरे साइड 70 हो जाएगा, 100 - 30, है ना। बाई इक्वल टू हो जाएगा बच्चे 7/3x। ठीक है, आगे देखते हैं। बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/3x। अब क्या बोल रहा है, वेयर विल बी द न्यू पोजिशन ऑफ नल पॉइंट फ्रॉम द एंड if one decides to balance a resistance 7x, 7x को बैलेंस करना चाह रहा है बाई के अगेंस्ट, तो 7x अपॉन बाई इक्वल टू L अपॉन 100 - L, यही होगा। तो 7x बाई के जगह पे क्या लिखेंगे बच्चे, बाई के जगह पे लिखेंगे 7x/3 L अपॉन 100 - L, कट गया और ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा 300 - 3L इक्वल टू L, 4L इक्वल टू 300, L इक्वल टू 75 सेंटीमीटर। L इक्वल टू क्या आ गया 75 सेंटीमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो 25 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर। चलिए 26 नंबर पढ़ते हैं। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट, इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज डबल्ड देन करंट सेंसिटिविटी बिकम्स डबल। अब पहले तो आपको करंट सेंसिटिविटी याद करना पड़ेगा, क्या था याद है आपको? करंट सेंसिटिविटी होता था बच्चे NBA/K, है ना। करंट सेंसिटिविटी होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स के, तो करंट ऑफ सेंसिटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के। तो नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम डबल करेंगे तो करंट सेंसिटिविटी डबल हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। दूसरा स्टेटमेंट, इंक्रीजिंग करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर by only increasing the number of turns in the coil will also increases voltage sensitivity। अच्छा, वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा अपॉन वी, ये हो जाता है बच्चे NBA/K इंटू आर। इसको I इंटू आर करेंगे तो नीचे भी बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें भी N है, लेकिन वोल्टेज सेंसिटिविटी नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल नहीं होता है।
वोल्टेज सेंसिटिविटी प्रोपोर्शनल होता है N/R के। अब जब आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाएंगे ना तो अपने आप रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा सेम प्रोपोर्शन में, मतलब N/R का रेशियो कांस्टेंट रहेगा। तो आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा के नहीं बढ़ा सकते। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ये बोल रहा है कि इंक्रीज कर जाएगा, गलत बोल रहा है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। 26 का करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चे? कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला सवाल देखेंगे 27। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स ऑफ सेम काइनेटिक एनर्जी आर मूविंग इन अ सर्कुलर ट्राजेक्टरी इन कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। द रेडियाई ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा। आर होता है बच्चे mv/qb। यहाँ पे mv/qb से नहीं चलेगा, यहाँ पे आर का बहुत सारा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ये मोमेंटम है, मोमेंटम को हम लोग लिख सकते हैं 2mk/qb। ठीक है, k एंड b कांस्टेंट है, सवाल में बोल रहा है r इज प्रोपोर्शनल टू √m/q हो जाएगा। अगर रेडियस प्रोटॉन का लिखोगे तो √m/ प्रोटॉन का चार्ज होता है e। अगर रेडियस न्यूट्रॉन का लिखोगे तो मास हो जाएगा 2m और न्यूट्रॉन का चार्ज भी होता है e। अगर अल्फा को लिखोगे तो मास हो जाएगा 4m और अपन आ जाएगा 2e। तो ये फिर से आ जाएगा कितना, फिर से वही आ जाएगा, फिर से आ जाएगा बच्चे m/e। तो आप देखेंगे ये दोनों बराबर है, तो Rp R अल्फा बराबर है ना, और न्यूट्रॉन इन दोनों से बड़ा है। ये रिलेशन है कोई, न्यूट्रॉन बड़ा होगा, Rp R अल्फा बराबर होगा। ऑप्शन नंबर 4। 27 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बच्चे? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 28 नंबर। An infinite wire has a circular band of radius 2a and carrying a current I as shown in figure. The magnitude of magnetic field. यहाँ पे 3 पार्ट देखेंगे, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। अगर आप समझदार होंगे तो आपको पता होगा कि इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड, वायर के लाइन पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है कहीं भी, है ना। इसका मतलब इस तीसरे वाले से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना है, मतलब हमें 2 ही का लिखना है, इसके और इसके। तो नेट मैग्नेट इन दोनों की वजह से सेम सेंस में होगा बच्चे, अंदर के तरफ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड में लिखना चाहूं, इसके वजह से लिखना चाहूं, सेमी इनफाइनाइट है तो आएगा μ0I/2 सेमी इनफाइनाइट, सॉरी 2π नहीं 4π। सेमी इनफाइनाइट में क्या होता है 4π, तो हो जाएगा 4π। डी की जगह पे आ जाएगा बच्चे 2a। ये पहला लिखा मैंने, पहले का, दूसरे का लिखता हूं, ये हो जाता है 3μ0I/8r होता है बच्चे, 8r। तो r हो जाएगा 2a, r कितना हो जाएगा 2a। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन बन रहे हैं। नेट लिखेंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे। अब इसमें जो कॉमन है, अब इसके अकॉर्डिंग हमें लिखना पड़ेगा। तो μ0I, देखो μ0I/8πa भी हो जाएगा, 8πa है ना, और ये हो गया 3μ0I/8a। तो μ0I/8a कॉमन है हर जगह, लेकिन μ0I/8a नहीं, इस सब में पाई ले रखा है। तो पहले हम क्या करते हैं, μ0I/8a लिखते हैं। तो μ0I/8a अगर लेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चे 1/π, है ना, अब प्लस यहाँ बचेगा 3। ठीक है, सही लिख रहा हूँ। 4 दूना 8, ओ सॉरी, एक चीज़ मिस कर गया है। यहाँ पे देखो बच्चे 8 दूना 16 होगा ना, 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 8a। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 3/2। अब इसको μ0I/8a, इसको ले लेते हैं एलसीएम, है ना।
या फिर पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस देखो यहाँ से हम पाई को बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे पाई है नहीं तो यहाँ पे पाई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मेरे को दिख रहा है कि आंसर है ऑप्शन नंबर 2। थोड़ा सा मैच कराना पड़ेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर था 28 और 28 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? क्लियर है बच्चे? इन दोनों की वजह से लिख के ऐड कर दिया। आगे चलते हैं। 29. A long wire of radius A carries a steady current I. The current is uniformly distributed across its cross section. Uniform distribution है cross section के अंदर. The ratio of magnetic field at A/4. Magnetic field inside solid cylinder या solid conductor के अंदर होता है बच्चे म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, चूँकि उसके लिए ही रिजल्ट है। A/4 हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा म्यू नॉट आई, ए से कट गया 8 पाई ए। ए है अंदर में, इसी को B1 बोला गया है, ठीक है। बाहर में B आउटसाइड, वायर के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो म्यू नॉट आई 2 पाई आर की जगह पे 4a, तो म्यू नॉट आई अपॉन 8 पाई है ना। एक कहलाएगा B2। B1 अपॉन B2 क्या आ जाएगा जी? दोनों को डिवाइड करके देखिए, रेशियो आ जाएगा 1। तो सही आंसर हो गया 29 का ऑप्शन नंबर 2। तो 29 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 29, 30 कहाँ गया? 30। A galvanometer whose resistance 25 ohm has 50 division in it when a current of इतना एम्पियर passes through it. Its needle deflects by 1 division. To use this galvanometer as a voltmeter of range 6 volt, it should be connected to resistance of। अब देखो एक गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है Rg दे रखा है। Rg कितना है बच्चे? 25 ओम है ना, और इसमें कितने हैं? 50 डिवीजन है। When a current of 2 × 10⁵ एम्पियर passes through it, it needs deflected by 1 division, है ना। तो पहले तो फुल डिफ्लेक्शन करंट लिख लेते हैं। तो फुल डिफ्लेक्शन करंट हो जाएगा 2 × 10⁻⁵। ये एक डिवीजन के लिए है, और कितना डिवीजन है? 50। तो 50 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 100 × 10⁻⁵, हो जाएगा 1 मिली एम्पियर 10⁻⁻3। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन गैल्वेन करंट हो गया। अब बोल रहा है कि टू यूज दिस गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर 6 रेंज। वोल्ट मीटर क्या होता है? V इक्वल टू होता है IG RG प्लस RH। हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर बनाने के लिए सीरीज में, ये रिलेशन होता है। वोल्ट मीटर कितने रेंज का चाहिए? 6 का। ये कितना है जी? IG 10⁻⁻3। RG कितना है? वो पहले से ही दे रखा है 25 RH। ये हो जाएगा बच्चे 6000। 25 प्लस RH हो जाएगा 6000 माइनस 25, 5975 ओम है क्या? 5975 ओम सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। समझे कि नहीं? क्या किया हमने? पर डिवीजन करंट दे रखा है, 50 डिवीजन है तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट लिख सकते हैं। मतलब 50 डिवीजन के लिए कितना करंट चाहिए, तो हम डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे पर डिवीजन करंट को, है ना। वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG मिल गया। अब वोल्ट मीटर में यही मैक्सिमम करंट फ्लो करने वाला है,
तो V इक्वल टू आई जी आर जी प्लस आर एच हो जाएगा। आर एच हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट अगला सवाल 31। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B दे रखा है at a particular instant of time. The velocity of electron is this. If magnetic force acting on the electron is this, where then the value of B naught is. पहले तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है जी? तो हो जाता है E V क्रॉस B। तो मैग्नेटिक फोर्स लिखने के लिए V लिखना पड़ेगा। V कितना है? तो 4 है, 7 है, 0 है। आई जे के लिखते थे ना, 4 7। पहले इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है बच्चे, तो क्रॉस प्रोडक्ट पहले हम लोग लिख लेते हैं आई जे के वी लिखेंगे पहले, तो 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और बी लिखेंगे तो बी नॉट हो जाएगा, 5 बी नॉट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ई आई लिखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, जे भी 0 हो जाएगा, है ना। के लिखेंगे तो हो जाएगा 20 बी नॉट माइनस 7 बी नॉट, है ना। तो यहाँ से जो एफ आने वाला है बच्चे 20 माइनस 7 13 ई बी नॉट के कैप, यही एफ आने वाला है। और ये एफ दे रखा है, एफ कितना है 39 ई दे रखा है, और ये हमारा आया है 13 ई बी नॉट। तो बी नॉट हो गया 3, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? 31 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखेंगे 32। अ करंट थ्रू अ वायर डिपेंड्स ऑन टाइम। आई दे रखा है बच्चे कितना, आई नॉट अल्फा, सॉरी करंट दे रखा है अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर, है ना। अल्फा नॉट का वैल्यू दे रखा है, बीटा का वैल्यू दे रखा है। फाइंड द चार्ज क्रॉस्ड थ्रू अ सेक्शन ऑफ द वायर इन 6 सेकेंड। ठीक, आई को क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो जाएगा अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर। डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा अल्फा नॉट टी प्लस बीटा टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट कर देंगे 0 से क्यू, 0 से 6। ठीक है, तो हो जाएगा अल्फा नॉट टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बीटा टी क्यू अपॉन 3, 0 से 6। बाकी सॉल्व कर लीजिए। बाकी सॉल्व करेंगे तो Q का वैल्यू हो जाएगा अल्फा नॉट हो गया 12, टी स्क्वायर बाई टी तो 36 अपॉन 2 इंटू 18, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 2 18, प्लस बीटा कितना है जी, अरे गलत लिख दिया, अल्फा का वैल्यू 30 है, बीटा कितना है जी 12 इंटू टी क्यू बाई 3 तो 6 6 6 36, 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 3 टू 72। ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका वैल्यू बता देता हूँ, हमने किया है ना। इसका वैल्यू जो आता है वो आता है, एक हो जाएगा 540 और एक हो जाएगा 864, 1404 आएगा। ठीक है बच्चे, सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। ये तो बहुत बेसिक सा सवाल है। चलिए आगे देखते हैं 32, 33, 31 क्या 32 किया, 31 किया, 31 किया बच्चे, 32 भी कर लिया हमने, 33 करना है हमें। चलो नेक्स्ट, अ करंट ऑफ 6 एम्पियर पासेस थ्रू अ कॉपर कंडक्टर, रेजिस्टिविटी दे रखा है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन 3 mm, फाइंड द मोबिलिटी ऑफ चार्ज।
ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रखा है, मोबिलिटी होता है बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखेंगे, तो हम लोग जानते हैं J इक्वल टू होता है सिग्मा E, है ना। तो सिग्मा को 1/ρ लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज J इंटू रो, और इसको लिख सकते हैं J हो जाएगा I इंटू रो अपॉन A, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो जो मोबिलिटी है म्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD अपॉन I रो अपॉन A, VD इंटू A अपॉन I इंटू रो। VD दे रखा है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाई R स्क्वायर हो जाएगा, तो पाई 9 इंटू 10⁻⁻6। I है 6 और रो है 2 इंटू 10⁻⁻8। तो 2 से 3 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, तो 3 पाई, तो 3 तिहाई 9 अपॉन 2, लगभग 5 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग, 4.7 ये आएगा बच्चे 4.7 इंटू 10⁻⁻2। पावर का देख लेते हैं, तो ये 6 4 10 हो गया और ये -8 आ गया -2। 33 का ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। तो 33 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। सही है बच्चे, सॉल्व करके निकाल लिया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 34 इन दिस फिगर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर G इज 4 ओम। इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। द ईएमएफ ऑफ सेल इज 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट है। द रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C1 C2। सबसे पहले तो बच्चे स्टेडी स्टेट में पूछ रहा होगा, नहीं कुछ बोल रखा है, मतलब हम मान के चलेंगे कि ये स्टेडी स्टेट है। और स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू करंट फ्लो नहीं करता है, आरसी सर्किट के अंदर है, ठीक है। तो इससे करंट नहीं होगा, इससे करंट नहीं होगा, करंट ऐसे घूम के जाएगा, है ना, ठीक है बच्चे। करंट कितना हो जाएगा, तो V 12 वोल्ट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो 8 4 12 और 12 24, तो करंट हो गया 1/2 एम्पियर, है ना। अब वोल्टेज हमसे पूछ रहा है VC1, तो देखो C1 के अक्रॉस उतना ही वोल्टेज होगा जितना यहां से लेके यहां तक होगा। तो करंट जा रहा है 1/2 एम्पियर, तो लिखेंगे I 8 + 4, I हो गया 1/2, 8 + 4 12, 8 4 12 अपॉन 2, 6 वोल्ट होगा बच्चे VC1। और VC2 अगर लिखेंगे तो C2 के अक्रॉस वोल्टेज उतना ही है जितना इसके अक्रॉस है, तो ये हो गया 4 + 12, है ना। तो I इंटू 12 + 4, तो I हो गया 1/2, 12 4 16, हो गया 8 वोल्ट, है ना। हमसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस C1 अपॉन C2। VC1 अपॉन VC2 6/8 3/4, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बच्चे। 3 दूना 6, 3/4, 34 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। हाँ 35 when a potential difference V is applied across a wire of resistance R, it dissipates energy at the rate of W. If the wire is cut into 4 equal parts, these all parts are connected mutually parallel across the same supply, the energy dissipation rate will be। देखो बच्चे, पावर होता है V²/R। V यहाँ पे कांस्टेंट है, V क्या है, कांस्टेंट, V इज अप्लाइड, है ना। सेम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस दोनों बार रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया जा रहा है, मतलब वोल्टेज जो है वो सर्किट का कांस्टेंट है। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। P1/P2 R2/R1 हो जाएगा। पहले पावर कितना कंज्यूम कर रहा था, W,
बाद में हमसे पूछ रहा है। बाद में रेजिस्टेंस जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, कितना रेजिस्टेंस है जी? देखो वायर रेजिस्टेंस R है ना, तो पहले रेजिस्टेंस तो R था, ये हमें पता है। बाद में क्या बोल रहा है कि रेजिस्टेंस को 4 पार्ट में कट किया गया, तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/4 हो गया। ये वायर है, इसको 4 पार्ट में कट कर दो, 1 2 3 1 4, तो सबका R/4 हो गया। और अब इन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दो, तो R/4 अपॉन 4 हो जाएगा, R/16 हो जाएगा, है ना। तो ये रेजिस्टेंस हो गया बच्चे R/16, तो P2 इक्वल टू आ गया 16W। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? 16 वोल्ट। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। The resistance of a wire is 2 ohm. Its new resistance in ohm if stretched to a 6 times of this original length. देखो बच्चे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, R प्रोपोर्शनल होता है L स्क्वायर के, R1/R2 लिखेंगे L1/L2 का होल स्क्वायर। पहले रेजिस्टेंस था 2 ओम, बाद में पूछ रहा है L1/L2 हो गया 1/6, तो R2 हो जाएगा 36 × 2 72 ओम। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है? तो 36 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। चलिए मैच करते हैं, है ना। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैनेट होता है बच्चे कितना? Gmm/2a। तो पहला का हो जाएगा 2, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सन एंड प्लैनेट, इसका हो जाएगा -Gmm/a। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, इससे भी आपको आसान हो जाएगा रिलेट करने में। टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, तो -Gmm/2a है कहीं पे 4th। अब एक बच गया, वो लास्ट वाला होगा एस्केप एनर्जी Gm/r तीसरा, तो 2143 यही है ऑप्शन, पहला ही आंसर है। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है जी? क्या हो जाएगा बच्चे? ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट 38 देखते हैं। 38 9 division of main scale of a vernier caliper coincide with 10 division on the vernier scale। 9 division on main scale मतलब 9 MSD is equal to 10 VSD। 1 VSD 9/10 MSD 0.9 MSD। लीस्ट काउंट 1 VSD minus 1 MSD, सॉरी 1 MSD minus 1 VSD, उल्टा लिख दिया मैंने। क्या हो जाएगा? 1 MSD minus 1 VSD। लिस्ट काउंट क्या होता है बच्चे? 1 MSD minus 1 VSD। तो 1 MSD 1 minus 1 MSD 1 VSD किसके बराबर है? 0.9 MSD, है ना। तो लीस्ट काउंट जो हो गया वो गया 0. MSD। एक MSD कितने के बराबर है? 2 यूनिट के बराबर। तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.1 × 2, 0.2 यूनिट। 0.2 को लिख सकते हैं 1/5। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर 4। कौन सा बच्चे? ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं 39। यूनिफॉर्म हेवी रॉड
ऑफ बेड 25 kg, क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इतना इज हैंगिंग फ्रॉम फिक्स्ड सपोर्ट। यंग्स मॉडुलस दे रखा है, इलोंगेशन पूछ रहा है, तो ये तो याद होना चाहिए आपको। इस तरह के सिस्टम का डेल्टा एल हो जाता है बच्चे mgl/2/a, है ना, याद करो। डेल्टा एल होता था f इंटू एल बाई ए, है ना। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यही होता था, यही लिखा हुआ है। f की जगह पे mg आया, l बाई ए। 2 क्यों आया बच्चे? तो 2 लेते हैं क्योंकि ये जब यूनिफॉर्म रॉड होता है, चेन होता है ना, तो ये सेंटर ऑफ मास से लेंथ लेते हैं। वो डिराइव किया हुआ है, डेरिवेशन में हम लोग नहीं जा रहे हैं, आपको याद होना चाहिए, रिजल्ट होता है, ठीक है। और इसको पुट कर लीजिए, mg हो गया तो 25 kg तो इंटू 10, लेंथ कितना दे रखा है, लेंथ 120, तो 1.2 हो गया। 2 बाई का वैल्यू दे रखा है 2 इंटू 10⁻11, ठीक है। और ए का वैल्यू दे रखा है, ए का क्रॉस सेक्शनल एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व करके अगर मैं बताऊं तो क्या कर लीजिएगा, काट पीट करना पड़ेगा। अंदाज़तन बता सकता हूँ ऐसे 25, 250, 300, ऊपर 3 आएगा, ऊपर 3 आएगा बच्चे, 5 दूना 10, दूना 20, 1.5 आएगा। पहला होना चाहिए 39 का 1 आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 ही है ना। मैंने देख लिया वो यही आ रहा है ना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 39 हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल 40, एन ऑब्जेक्ट विद मास 1500 ग्राम मूव्स विद एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस विद स्पीड इतना, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स होता है बच्चे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास एंड एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा v dv अपॉन dx, है ना। v दे रखा है 6√x, dv अपॉन dx अगर मैं लिखूंगा तो 6√x का ये तो 1/2 हो जाएगा, पावर है -1/2 हो जाएगा, तो 3/√x आएगा बच्चे। तो मास 1500 ग्राम है तो 1.5 kg, वेलोसिटी 6√x, 3/√x, तो ये हो गया 1.5 और इंटू 18, तो ये 27 न्यूटन आएगा। 40 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? तो 40 का भी करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देख लेते हैं 41, क्वेश्चन नंबर 41। Thermodynamic process shown below PV diagram of 1 mole of an ideal gas, V2 इक्वल टू दे रखा है 8V1, मतलब आपको यहाँ पे बेसिकली V2 अपॉन V1 जो है वो 8 है, यहाँ पे डेटा दे रखा है, ठीक है। और ये रिलेशन दे रखा है, देखो बच्चे ये PV गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना, और यहाँ पे गामा का वैल्यू जो है वो 2/3 है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन। तो टेम्परेचर में होता है टीवी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना। तो टी भी 2/3 -1 कॉन्स्टेंट, तो हो जाएगा टी भी 2/3 -1/3 कॉन्स्टेंट। तो टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, रिलेशन लिख लेंगे T1 अपॉन T2 V2 अपॉन V1 नहीं गड़बड़ लिख दिया है,
टी v का पावर 1/3 के, है ना। तो ये v1/v2 ही होगा, v1/v2। चलिए अब कर लेते हैं। हमें T2/T1 पूछ रहा है, तो चलो T1/T2 भी निकाल लेंगे। तो ये v1/v2, v2/v1 8 है, तो ये 1/8 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से T1/T2 1/2 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है T2/T1, तो ये 2 हो जाएगा। तो 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। 41 का करेक्ट आंसर है बच्चे ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। रिलेशन है एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर, पी वी गामा कांस्टेंट, फिर टी वी गामा -1 कांस्टेंट और रिलेशन बिठा दिया। क्लियर है। आगे चलते हैं। Moment of inertia of a body about a given axis is 1.28 kg per meter square. Initially the body is at rest in order to produce a rotational kinetic energy. रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बोल रहा है कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1600 जूल प्रोड्यूस करना है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है, तो हम लोग ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 3200/1.28, सॉल्व करेंगे तो आएगा 2500। ओमेगा हो जाएगा 50 रेडियन पर सेकेंड। क्या बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, बोल रहा है इनिशियली बॉडी रेस्ट में है, उसमें इतना 1600 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में कितना समय लगेगा, शायद ऐसा कुछ पूछ रहे। तो एनर्जी दे रखा है, हमने स्पीड निकाल लिया कि अगर इतना एनर्जी के लिए कितना एंगुलर स्पीड चाहिए, वो हमें मिल गया 50 रेडियन पर सेकेंड। अब तो मैं बना ही सकता हूँ ओमेगा टी इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा चाहिए 50, इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, तो ओमेगा नॉट हो गया 0। अल्फा दे रखा है 5 और टी पूछ रहा है, तो 50/5 10 सेकेंड हो गया। सही आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो 42 का करेक्ट ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। आगे करते हैं नेक्स्ट 43। 5 चार्जेस +6q +3q -4q +5q and -8q are situated as shown in the figure. The electric flux due to this configuration. इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग जानते हैं बच्चे गॉस लॉ से, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अंदर टोटल चार्ज 6 3 9 -4 5q हो गया, 5q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 43 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 43 का 3 हो जाएगा। क्लियर है। 43 का 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है। आगे देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट 44। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रेशियो ऑफ एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन टू द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 1। अब ये क्या बोल रहा है कि डेल्टा मिनिमम अपॉन एंगल ऑफ प्रिज्म 1 है, मतलब डेल्टा मिनिमम जो है वो ए के बराबर है। म्यू का फॉर्मूला होता है बच्चे साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन A/2। ये फॉर्मूला है, प्रिज्म के अंदर पढ़ा होगा आपने, है ना। तो म्यू का वैल्यू तो दे रखा है √2। अब ए और डेल्टा मिनिमम दोनों सेम ही है, तो इसको साइन ए लिख लेता हूं, और नीचे हो जाएगा साइन A/2। अब साइन ए को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन A/2 इंटू कॉस A/2 अपॉन साइन A/2। अब ये कट जाएगा, है ना। क्या आएगा 2 कॉस A/2 इक्वल टू √2। ये आ जाएगा 1/√2, इधर हो जाएगा कॉस A/2। A/2 हो जाएगा 45 डिग्री
ए इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो सही आंसर है 44 का ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है बच्चे? अगला सवाल देखते हैं 45 नंबर। In Young's double slit experiment, the position of sixth bright fringe from the central maxima is 3 mm. बाई दे रखा है 3 mm. The distance between the slit and a screen, कैपिटल D दे रखा है 1 मीटर. वेवलेंथ दे रखा है 500 नैनोमीटर. The separation between the slit is. बच्चे देखो बाई कौन से फ्रिंज का है? तो ये छठा 6 फ्रिंज विथ का है, तो हो जाएगा 6 लैम्डा डी अपॉन डी. स्मॉल डी हो जाएगा 6 लैम्डा डी अपॉन बाई. 6 कितना? 6 लैम्डा हो गया 500, 10 टू द पावर -9, डी हो गया 1 मीटर, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर. ठीक है, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 इंटू 10 टू द पावर -3, तो बचेगा 10 टू द पावर -3, मतलब 1 mm. क्या बचेगा? 1 mm. तो 45 का करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 4. 45 का क्या हो गया बच्चे? ऑप्शन नंबर 4. क्लियर है ना? तो हमने इस तरीके से सारे सवाल कर लिए, तो ये हो गया खत्म. ये था बच्चे लास्ट सवाल, और इसका आंसर आया कौन सा? ऑप्शन नंबर 4. तो आई होप आपको वीडियो सॉल्यूशन पसंद आया होगा. बहुत बहुत धन्यवाद.